प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बताएंगे धान की खेती कैसे करें, धान की खेती किस प्रकार करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए धान की खेती किस प्रकार करें, ये आपके किसान भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं ये वीडियो। किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो में धान की खेती की सामान्य जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों को हम धान की खेती की सामान्य जानकारी बताएंगे। धान की खेती के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए, धान की किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए, धान की रोपाई विधि क्या है, धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। हम सबको आपको ये जानकारी धान की फसल के लिए कौन सी जलवायु होनी चाहिए, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी जलवायु होनी चाहिए, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु उसी में हमें धान की फसल लेनी चाहिए, धान की किस्में कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए, धान की फसल सबसे अधिक पैदावार करें तथा धान की नर्सरी कैसे तैयार करें। हम सब आपको इस वीडियो में किसान भाइयों बताएंगे तथा धान की कटाई या मड़ाई किस प्रकार होगी, धान की फसल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों को हम इस वीडियो में सभी जानकारी देंगे। धान से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम सब आपको इस वीडियो में किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि धान भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। धान भारत का क्षेत्रफल का 1/4 कवर करता है। धान जो है खाद्य पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। जैसा कि हमारे वैज्ञानिक भाइयों का भी मानना है कि धान जो है भारत में एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो सबसे उपयुक्त भोजन माना जाता है। भोजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है धान चावल जिसे धान से चावल प्राप्त होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो है खाद्य पदार्थ में चावल है। भारत का क्षेत्रफल का 1/4 कवर करता है। धान की फसल जो है भारत के क्षेत्रफल का 1/4 हिस्सा जो है धान की फसल कवर करती है। धान लगभग आधी आबादी का भोजन भी माना जाता है। धान जो है हमारे देश की आधी आबादी का भोजन है। धान जो है चावल जिसे कहते हैं, धान से चावल प्राप्त होता है, वो सबसे उपयुक्त भोजन खाने के लिए माना जाता है। हमारे भारत में चावल का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भारत का धान की पैदावार में विश्व में दूसरा स्थान आता है। हमारे देश का विश्व में धान की पैदावार में दूसरा स्थान आता है। धान की फसल लेने में हमारे भारत का दूसरे स्थान पर है। तो धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु वो है तब रहती है जब तापमान 25 से 35 के बीच हो, तब उपयुक्त माना जाता है। धान की फसल जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। धान की फसल खरीफ की फसल है। धान की फसल तब लेनी चाहिए जब टेम्परेचर 25 से 35 के बीच हो तथा मानसून आने स्टार्ट हो गए हों, तभी हमें धान की फसल लेनी चाहिए। अगर हम भूमि की बात करें तो धान की फसल के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त मानी जाती है। धान की फसल के लिए वह भूमि सबसे उपयुक्त है जिसमें पानी अधिक समय तक रुकता हो, जैसा कि जल धारण क्षमता वाली भूमि उपयुक्त रहती है। धान की फसल के लिए जिस भूमि में रुकता है, पानी अधिक समय तक रहता है, तो वो भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्योंकि धान की फसल के लिए पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धान की फसल जो है पानी बहुत चाहती है, अधिक पानी चाहती है। धान की फसल में हर टाइम पानी 1 इंच तक रहना चाहिए हमेशा। तो धान की फसल जो है पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है धान की फसल के लिए। जैसा कि हम बात करते हैं कि धान की फसल के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टियार दोमट मिट्टी, जिस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 तक हो, अच्छी मानी जाती है। धान की फसल लेने के लिए हमें जो है सबसे पहले हम अपने खेत का पीएच मान चेक कराएंगे कि जिस खेत में हम धान की फसल लेने जा रहे हैं उस भूमि का हम जो है तापमान चेक करवाएंगे। अगर 5.5 से 6.5 तक है तो बहुत ही उपयुक्त है हमारी धान की फसल के लिए वो भूमि। तो धान की फसल लेने के लिए हमें इन सारी काफ़ी
बातों का ध्यान रखना लेकर हम धान की फसल करेंगे। अगर हम किस्मों की बात करें तो धान की किस्में संकर है, बासमती, नरेंद्र, पंत आदि किस्में समय समय के हिसाब से किस्मों का चयन कर सकते हैं। जैसा कि हम अगेती फसल लेना चाहते हैं तो हमें अगेती किस्मों का चयन करना पड़ेगा। अगर हम पछेती लेना चाहते हैं तो पछेती, क्योंकि ये किसान भाइयों समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम पछेती लेना चाहते हैं तो पछेती हमें किस्म का चयन करना पड़ेगा। अगर हम अगेती लेना चाहते हैं तो हमें अगेती किस्म का चयन करना पड़ेगा। तो हमें जो है समय के हिसाब से जो है इसमें किस्मों का चयन करना है। बासमती जो है वो भी बहुत ही अधिक उसकी भी अच्छी पैदावार मिलती है हमें धान की। बासमती धान की भी हमें अधिक पैदावार मिलेगी। तो किस्म के हिसाब से आप जो है किस्मों समय के हिसाब से जो है अपनी धान की किस्मों का चयन कर सकते हैं। तो धान की बुआई हम किस प्रकार से करें, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसा कि कुछ किसान भाई हमारे नर्सरी तैयार करके खेत में पौध की रोपाई तथा सीधे खेत में धान की बुआई करते हैं। हमारे किसान भाई जो हैं अपने खेत के हिसाब से जो है नर्सरी तैयार कर लेते हैं। तो 20 से 25 दिन की जब नर्सरी तैयार हमारी हो जाती है तो हम उसे सीधी खेत में रोपाई कर देते हैं। 20 से 25 दिन की नर्सरी जो है वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो 20 से 25 दिन की नर्सरी हो जाए उसकी सीधे खेत में रोपाई कर देनी चाहिए। जैसा कि 3 से 4 जुताई लगाकर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। उसके बाद हम पेड़ में पानी भर देंगे, पानी भरकर कंधड़ बना के उसमें पाटा लगा खेत को समतल कर लेंगे। उसके बाद हम पौध जो हमारी 20 से 25 दिन की तैयार हुई है उसकी हम रोपाई करवा देंगे। सबसे अच्छी जो है 20 से 25 दिन की पौध मानी जाती है। दूसरा जो है हम 3 से 4 जुताई करके खेत में पानी भर के पाटा लगाकर खेत को समतल करके उसके बाद हम सीधी जो है धान की बुआई सीधी खेत में कर देंगे। एक तो इस प्रकार से की जाती है। हमारा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो आज की जाती है वो धान की नर्सरी तैयार करके ही खेत की पौध की रोपाई करनी चाहिए, जिससे उससे जो है अधिक पैदावार मिलती है। हमारा पौधा टिल्लिंग अधिक करता है। तो हमारी सबसे उपयुक्त जो हमारे मानी जाती है वो धान की नर्सरी तैयार करके ही उसकी रोपाई करनी चाहिए, वो सबसे उपयुक्त विधि है। तो दूसरा जो है खेत में सीधे बुआई करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती, ज़्यादा टिल्लिंग नहीं करता हमारा पौधा। तो धान की फसल अधिक पैदावार लेने के लिए आपको जो है नर्सरी तैयार करके ही उसकी रोपाई करनी होगी। तो धान की फसल में अगर पोषक तत्वों की बात करें तो हम धान की फसल लेने से पहले जो हमें हरी खाद का प्रबंध करना चाहिए। हरी खाद ढैंचा वगैरह लगाकर उसमें हमें खेत में जोत देना चाहिए। दूसरा हम जो है गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और कंपोस्ट की खाद भी हम अपने खेत में डाल सकते हैं। गोबर की खाद से जो है हमारी फसल बहुत ही अधिक टिल्लिंग करती है, ग्रो करती है। तो पोषक तत्वों का हम जो है प्रबंध करना होगा हमें। और जो है हमें उर्वरकों की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ के लिए उर्वरकों की बात करें तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। धान की फसल लेने से जब हमारी धान की फसल की रोपाई हो जाए उसके बाद हम जब खाद उर्वरक देते हैं तो 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है तथा इसके साथ साथ जिंक सल्फेट 10 केजी प्रति एकड़ देने की आवश्यकता है। जिंक सल्फेट धान की खेती के लिए अति आवश्यक है। अगर हम धान की फसल अच्छी तरह से लेना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। धान की फसल के लिए जिंक का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बात करें तो हम धान की खेती के लिए सिंचाई का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। धान की फसल के लिए जल का प्रबंध होना बहुत आवश्यक है। धान की फसल के लिए जल का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की फसल के लिए जल बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण बहुत योगदान रहता है। हम इससे पहले भी आपको इसी वीडियो में बता चुके हैं कि धान की फसल लेने के लिए जल का प्रबंध होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। धान की फसल जो है जल वर्षा ऋतु में होती है, तो वर्षा ना समय पर होने पर हमें धान की फसल के लिए नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा, इंजनों द्वारा आदि द्वारा हम उसकी सिंचाई कर सकते हैं। खेत में पानी भर रख सकते हैं जिससे हमारी धान की फसल अच्छी होगी। हमें पहले से ही इसका प्रबंध करना होगा। दूसरा हम बताते हैं कि धान की फसल जब पूर्ण रूप से पक जाए तो हमें उसकी कटाई करनी चाहिए। धान की कटाई कंबाइन द्वारा भी की जा सकती है। थ्रेशर हाथ के द्वारा काट कर थ्रेशर के द्वारा हम अपनी धान की निकाल सकते हैं।
दूसरा कटाई करके झाड़ कर भी धान की कटाई कर सकते हैं, झाड़ कर भी धान की हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेटर जो है कंबाइन द्वारा ही धान की कटाई करके हम अपने धान को आराम से निकाल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। किसान भाइयों के लिए हम अगली ऐसे ही तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे। अच्छी अच्छी ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।